हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप पल्स पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिविल डिसोबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। और इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज सिविल डिसोबीडियंस। ओके, फिर हम जानेंगे कि इसको लॉन्च क्यों किया गया, इसके की फीचर्स क्या क्या रहे, भारत में किन किन क्षेत्रों में इसको स्प्रेड किया गया, और फिर हम लास्ट में जानेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा। ओके, और एज यूजुअल फिर हम इससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड PYQs भी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी के अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आखिर क्या था। तो देखिए, व्हाट इज सिविल डिसोबीडियंस? ब्रेकिंग अ लॉ नॉट टू डिसरिस्पेक्ट इट बट टू हाईलाइट इट्स इनजस्टिस। तो देखिए, कानून को तोड़ना, ठीक है, इसमें क्या था, कानून को तोड़ना, लेकिन कैसे? इसका डिसरिस्पेक्ट करके नहीं, ओके, इसको अनादर करके नहीं। तो ठीक है, इसका अनादर करके नहीं, और क्या करके, बल्कि अन्याय को, जो इनजस्टिस था, ठीक है, जो इनजस्टिस है, जो अन्याय है, उसको क्या करके, उसको हाईलाइट करके, यानी कि उसको उजागर करके। देखिए, नाम से ही आपको लग रहा होगा सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है, सविनय अवज्ञा, है ना, यानी कि हमें अवज्ञा तो करना है, ठीक है, लेकिन अनुरोध करके, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अनादर कर, मतलब अनादर नहीं करना है, हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, लेकिन क्या करना है, कानून को तोड़ना है। और जो अंग्रेज थे उनके अन्याय के खिलाफ हमें क्या करना है, अन्याय को हमें हाईलाइट करना है, उजागर करना है। तो ये इसका डेफिनेशन हुआ किसका, सिविल डिसोबीडियंस का। और हम क्या जानेंगे कि जो नॉन वायलेंट, ठीक है, जो अहिंसात्मक तरीके से मास प्रोटेस्ट हो रहा था भारत में, आगे चल के और भी बहुत सारे मूवमेंट्स होंगे, इस सब में क्या यूज होगा, नॉन वायलेंट, जो कि गांधी जी का आप सबको पता है कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस उनका क्या था, पावर था। तो ठीक है, तो नॉन वायलेंट तरीके से क्या करेंगे, मास प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। क्यों? हमें ब्रेक करना है ब्रिटिश के लॉ को, ब्रिटिश के जो अनजस्ट लॉ है, जो अन्यायपूर्ण कानून है, उनको क्या करना है, उजागर करना है, उनको तोड़ना है, ठीक है। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, लेड बाय महात्मा गांधी। और ये उनके फिलॉसफी का पार्ट था। जो फिलॉसफी क्या थी, सत्याग्रह, क्या थी, सत्याग्रह, जिसमें आपको पता है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ओके, चलिए यहां तक हम आ गए। अब देखिए, अब क्या है कि जो प्रोटेस्टर्स थे, ठीक है, जो विरोधकर्ता थे, जो विद्रोही थे, उन्होंने क्या किया था, एक्सेप्ट किया था पनिशमेंट को अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, उनका विरोध तो करेंगे, उनको उनके कानून को तोड़ने की कोशिश करेंगे, विद्रोह करेंगे, ठीक है, विरोध भी करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, जो भी वो पनिशमेंट देंगे उसको अपनी इच्छा के अनुसार क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? ताकि जो रूलर्स है, ठीक है, उनकी अंतरात्मा, उनकी कॉन्शियस को हम क्या कर सके, जगा सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें सिविल डिसोबीडियंस का पार्ट है। तो हमने एक एक करके समझ लिया कि आखिर सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है, ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब चलिए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसको आखिर लॉन्च क्यों किया गया था, जो सिविल डिसोबीडियंस था, इसको आखिर लॉन्च क्यों किया गया था। तो देखिए, हमने पिछले लेक्चर में किसके बारे में बात की थी, साइमन कमीशन के बारे में बात की थी, कि साइमन कमीशन का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1927 में हुआ था, ठीक है। और देखिए, ये भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 को हमने बात की थी कि ये भारत आया था। और इसमें कितने मेंबर थे, इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे, और जो कि सारे के सारे क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। इसीलिए तो क्या हुआ था, नेशन वाइड इसका प्रोटेस्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था, ठीक है। और फिर क्या हुआ था, विद्रोह आखिर क्यों हुआ था, क्योंकि इसमें क्या थे, एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे। ओके, सारे के सारे मेंबर्स क्या थे, ब्रिटिश के थे, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ था कि साइमन कमीशन का भारत में काला झंडा दिखा करके साइमन गो बैक का नारा भी लगाया गया था। तो इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप जाओ और उस वीडियो को जरूर देखो, ठीक है। चलिए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट की। तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि फिर क्या होता है कि बर्किनहेड जो होते हैं उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं इंडिया की तरफ से, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने चैलेंज किया था कि इंडियंस आप खुद अपना संविधान बनाओ, ठीक है। और इसके लिए क्या, लेकिन हाँ, सारे पार्टी की उसमें क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए। और नेहरू रिपोर्ट बनाया जाता है 1928 में। लेकिन जो मुस्लिम लीग के जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो क्या कहते हैं, उन्होंने अपनी 14 कंडीशंस रखी थी, क्योंकि वो नेहरू रिपोर्ट से क्या कर रहे थे, अग्री नहीं कर रहे थे। और इससे क्या होता है कि सारी पार्टीज की फिर से क्या होती है, असहमति हो जाती है, और जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, कैंसिल कर दिया जाता है नेहरू रिपोर्ट। तो ये भी एक क्या था, रीजन था कि सिविल डिसोबीडियंस को आगे लॉन्च किया गया था, ठीक है। फिर आता है 1929 का समय, जिसमें क्या होता है, लाहौर सेशन होता है, कांग्रेस का क्या होता है, लाहौर सेशन होता है। और देखिए, इस लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की बात की जाती है, यानी कि पूर्ण स्वराज के जो प्रस्ताव थे उसको क्या किया जाता है, पास किया जाता है। और क्या होता है,
कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, है ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की जाती है और इसी में आपको अप्रूवल मिलता है किसका, सिविल डिसोबीडियंस को लॉन्च करने का। ठीक है, तो अप्रूवल मिलता है किस चीज का, सिविल डिसोबीडियंस का, इसी में अप्रूवल मिल जाता है। ओके, अब देखिए इसी में क्या था कि 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1929 को क्या होता है, रावी नदी के तट पे क्या होता है, झंडा फहराया जाता है और ये डिक्लेयर किया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को क्या करेंगे, हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे पूरे भारत में। ठीक है, और देखिए इस तरीके से फिर आगे क्या होता है कि गांधी जी ने अपनी 11 पॉइंट डिमांड रखी थी, जिसमें मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप सबसे डिस्कस किया था, कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया था, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हमें क्या करना है, नमक कानून को तोड़ना है, क्योंकि देखिए नमक एक बेसिक कमोडिटी है जो खाने में यूज होता है और उस पर भी अंग्रेज क्या कर रहे थे, टैक्स को इंप्लीमेंट कर रहे थे, जो कि बहुत ही गलत चीज थी। इसलिए गांधी जी ने 11 पॉइंट डिमांड में इस चीज को भी रखा था, लेकिन क्या किया था, अंग्रेजों ने इस चीज को मानने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। इसीलिए जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल टॉक्स थे वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, और आगे चल के गांधी जी ने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया नेशन वाइड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, तो देखिए किस तरीके से जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या होता है, डिक्लेरेशन होता है गांधी जी के द्वारा। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमने क्या बात की कि सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है, तो मैंने आप सबको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया कि कानून को तो तोड़ना है लेकिन उसका अनादर करके नहीं। ठीक है, और किसके खिलाफ, जो अंग्रेज थे उनके अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ। ठीक है, बाकी चीजें मैंने आपको सब कुछ डिस्कस कर दी। उसके बाद इसका बैकग्राउंड हमने जाना कि आखिर इसको लॉन्च क्यों करना पड़ा। एक तो साइमन कमीशन, दूसरा नेहरू रिपोर्ट, फिर क्या होता है, लाहौर सेशन होता है जिसमें क्या होता है, पूर्ण स्वराज को प्रस्ताव को पेश किया जाता है और फिर क्या होता है, इसमें अप्रूवल मिल जाता है किसको, सिविल डिसोबीडियंस को। और इस तरीके से गांधी जी ने क्या किया, अपने 11 पॉइंट जो उनका इनकार कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, तो फिर इन्होंने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होता है, लॉन्च होता है। अब चलिए लॉन्च कैसे कैसे होते हैं हम उसके विषय में जानते हैं। तो देखिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो 1930 से 1934 तक चला था, यानी कि ये 2 फेज में लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो हम एक एक करके फर्स्ट फेज जानते हैं, फिर सेकंड फेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो फर्स्ट फेज था वो कब शुरू हुआ था, तो वो शुरू हुआ था आपका 12 मार्च 1930 को। ओके, 12 मार्च 1930 को इसका लॉन्च होता है। और किसके द्वारा शुरू किया जाता है, तो ये महात्मा गांधी यही लीडर होते हैं। ठीक है, और देखिए किस जगह से इसको शुरू किया जाता है, तो साबरमती आश्रम से। कहां से, साबरमती आश्रम से। और देखिए आपने गाना भी सुना होगा महात्मा गांधी के बारे में कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो क्योंकि देखिए साबरमती से ही इन्होंने शुरू किया था, इसलिए इस गाने को भी बनाया गया। ठीक है, तो देखिए साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था और कहां तक, दांडी। दांडी देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दांडी जो है वो गुजरात के किस जिले में है, तो किस जिले में है ये, नवसरी जिले में, गुजरात का जो है नवसरी जिला है वहीं पे दांडी है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका बहुत ज्यादा। तो दांडी साबरमती से इन्होंने शुरू किया था पद यात्रा को और कहां तक चला था, दांडी तक पहुंचा था। और दांडी में इन्होंने क्या किया था, नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, वहां पे नमक कानून मतलब नमक को समुद्री पानी को निकाल के नमक बनाया और वहीं से इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। प्लस में देखिए ऑब्जेक्टिव यही था कि क्या करना है, हमें सॉल्ट लॉ को क्या करना है, ब्रेक करना है। अब हम बात करते हैं कि पद यात्रा जो है वो कितने दिन तक चली थी और कितने लोग थे साथ में। ठीक है, तो देखिए टोटल जो है आपके 240 माइल्स, ठीक है, 240 मील चला गया था। तो आप अप्रोक्सीमेटली कह लो कि 386 किलोमीटर तक की यात्रा को क्या किया कवर किया गया था। और कितने दिन थे, तो 24 डेज में, 24 दिन में कवर किए गए थे। और कितने सत्याग्रही थे, 78 सत्याग्रही थे गांधी जी के साथ में। ठीक है, कहीं पे 78, कहीं पे 79 ऐसे आपको लिखा मिल जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आप 78 79 मान लो। तो 78 अनुयायियों के साथ में गांधी जी ने क्या किया था, 240 मील और 24 दिनों तक चला था। बीच बीच में वो रेस्ट भी लेते थे और इस तरीके से साबरमती से कहां तक, दांडी वो पहुंचते हैं और यहाँ पे वो हाथ में जो है वो नमक उठा करके मुट्ठी में नमक कानून को वो तोड़ते हैं और इस तरीके से इनका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नमक कानून को तोड़ करके शुरू होता है। ओके, अब देखिए टारगेट क्या था इसका, कि हमें क्या करना है, ब्रिटिश का जो मोनोपोली है, जो एकाधिकार है किस चीज पे, नमक पे, उसको तोड़ना। क्योंकि देखिए क्या है, नमक एक बहुत ही बेसिक और एसेंशियल कमोडिटी है। मैंने आपको पहले भी अभी डिस्कस किया कि क्या है नमक, आप सबको पता है एक बेसिक चीज है, हर खाने में डलता है। और इस पे भी अंग्रेज क्या कर रहे थे, टैक्स इंप्लीमेंट कर रहे थे। तो इसलिए उनके एकाधिकार को नमक पर से खत्म करना है। ओके, तो सारी चीजें हमने जान ली। अब देखिए की फीचर्स को जान लेते हैं।
आंदोलन का जो की फीचर्स है वो क्या क्या है। सबसे पहला है कि क्या करना है, लॉ ब्रेकिंग प्रोटेस्ट, यानी कि देखिए जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे थे उसमें क्या करना है, कानून को तोड़ना है। अब देखिए इसमें जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इसमें सिर्फ नमक का ही नहीं, बहुत सारे कानूनों को हमें तोड़ना है। तो क्या क्या था, सबसे पहला था सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ हमने देख लिया, गांधी जी ने कहां से कहां तक, मतलब कहां पे तोड़ा, ठीक है। तो सबसे पहला सॉल्ट लॉ, सॉल्ट लॉ के बारे में हमने हर सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। दूसरा था फॉरेस्ट लॉ। देखिए जो अंग्रेज थे वो क्या कर रहे थे, जो ब्रिटिश कॉलोनी थी उन्होंने फॉरेस्ट लॉ लागू किया था 1865, 1878 एंड 1927, ठीक है। बहुत सारे उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को लाया था, क्यों, ताकि वो क्या कर सके, रेगुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है, रेगुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके, किस चीज पे, फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे, ठीक है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे। क्यों, देखिए लेकिन फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे तो कंट्रोल करे, लेकिन इससे कौन अफेक्ट हो रहा था, जो भी फॉरेस्ट में रहते थे, जैसे कि रूरल पीपल हो गए, ट्राइबल पीपल हो गए, इन लोग क्या होंगे, उनका तो लाइवलीहुड किससे चलेगा, फॉरेस्ट से ही चलता है, ठीक है। तो उनका अफेक्ट होने लगा था, इसलिए क्या करना था कि फॉरेस्ट लॉ यानी कि जो जंगल का जो कानून था उसको भी क्या करना था, तोड़ना था, ठीक है। तो इन एक्टों के खिलाफ भी क्या करना था, लड़ना था लोगों को। और क्या था तीसरा, लैंड रेवेन्यू टैक्स। देखिए लैंड रेवेन्यू टैक्स कैसे था, जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, वो क्या करते थे, खेती करते थे, और इस पे भी क्या करते थे अंग्रेज, लैंड रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करते थे, जिससे क्या हो रहा था, किसानों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। क्या हो रहा था, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। तो इस तरीके से सॉल्ट लॉ, फॉरेस्ट लॉ, लैंड रेवेन्यू टैक्स, इन सारी चीजों को क्या करना था, हमें इन सारे कानून को तोड़ना था, इसके खिलाफ हमें क्या करना था, विद्रोह करना था। अब चलिए हम बात करते हैं कि हमें बाइकाट यानी कि बहिष्कार किन किन चीजों का करना था। तो देखिए फॉरेन क्लॉथ, जो विदेशी कपड़े थे उनका क्या करना था, हमें बहिष्कार करना था। और क्या करना था, जो ब्रिटिश लीकर है, जो विदेशी शराब है उनका, प्लस में देखिए जो कोर्ट्स थे उनके, जो स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, इन सारी चीजों का क्या करना है, बहिष्कार करना है, बाइकआउट करना है हमें। और क्या करना है कि देखिए हमें रिजाइन करना है, जो भी गवर्नमेंट पोस्ट थी उन सारी चीजों पे हमें क्या करना है, रेजिग्नेशन डालना है ना, रिजाइन करना है, उनकी नौकरी, हमें सरकारी नौकरियां नहीं करनी है। जो भी जो सरकार की तरफ से, ब्रिटिश सरकार की तरफ से क्या मिल रहा था, टाइटल्स मिल रहे थे, उसको भी हमें क्या करना है, अबैंडन करना है। और जो रूरल एरियाज थी उनमें क्या करना है हमें कि टैक्स, जो कर मुक्त कैंपेन्स है उसको हमें चलाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें चल रही थी। और देखिए इसमें जो है वो फीमेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। जो आप देख रहे हो ना कि ब्रिटिश लीकर, जो विदेशी शराब की जो दुकानें थी, उन दुकानों के बाहर महिलाएं बैठ के धरना दे रही थी, और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी कमला चट्टोपाध्याय, ठीक है। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब गांधी जी इस मूवमेंट को लॉन्च करते हैं तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम क्या करेंगे, सिर्फ मेन ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन कमला चट्टोपाध्याय बोलती है कि देखिए महिलाओं का भी बराबरी का योगदान होना चाहिए हमारे भारत की फ्रीडम में, इसलिए महिलाओं को भी आप ये अधिकार दो कि वो भी सॉल्ट मार्च जो है वो साथ साथ करे। और गांधी जी बाद में आके चल के मान जाते हैं, और कमला चट्टोपाध्याय जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और उनको देख करके बाकी महिलाएं भी क्या होती हैं, बहुत ज्यादा इंस्पायर होती है। और सरोजनी नायडू के बारे में तो आप जानते हो, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, लेकिन कमला चट्टोपाध्याय का भी आपको नाम याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी मूवमेंट चलती है। अब देखिए इसमें मैं सबसे पहले आप सबको इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ कि क्या क्या इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा कि किस डेट को सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो देखिए 12 मार्च 1930 को। और देखिए कब तक ये चला, ये आपका चला 5 अप्रैल 1930। 5 अप्रैल को क्या होता है, गांधी जी दांडी पहुंच जाते हैं, और 6 अप्रैल को वो क्या करते हैं, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ते हैं, ठीक है, ब्रेक करते हैं सॉल्ट लॉ को। डन, यहां तक समझ गया। चलिए तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब मैंने आपसे उस समय बात की थी कि फेज 1, तो देखिए फेज 1 कब से चला था, 12 मार्च 1930 से, यहां पे मैं आपको राइट डाउन कर दे रही हूं, 12 मार्च 1930 से कब तक चला था, ये 12 मार्च 1930 से आपका 1931 तक ये चला था, ठीक है, पहला फेज। अगर वही सेकंड फेज की बात करें तो सेकंड फेज आपका कब से कब तक चला था, जनवरी 1932 टू 1934, ये आपका सेकंड फेज चला था। डन। तो देखिए इस तरीके से फर्स्ट फेज और सेकंड फेज हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस जो था वो 2 फेज में चला था टोटल। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया जाएगा कि कहां से कहां तक, ठीक है। तो साबरमती आश्रम से लेकर के कहां तक, दांडी तक, ठीक है। साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक ही चला था, और दांडी कहां पड़ता है, नवसरी गुजरात में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। महात्मा गांधी लीडर थे, कितने देर की दूरी थी,
ठीक है, तो 240 मील था या फिर 386 किलोमीटर आप समझ लो, 24 दिन लगे थे और 78 सत्याग्रही थे साथ में। ठीक है, रीजन क्या था कि हमें नमक कानून को तोड़ना था। बाकी मैंने सारी चीजें आपको बता दी कि इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या था, क्या क्या थे, सॉल्ट लॉ, फॉरेस्ट लॉ, लैंड रेवेन्यू टैक्सेस, प्लस में बाइकाट किस किस चीज का करना था, विदेशी कपड़ों का करना था। ठीक है, शराब, जितने भी शराब के दुकान थे, विदेशी शराब के दुकान थे, उन सारी चीजों के, प्लस में उनके जो कोर्ट्स थे, स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, इन सारे जगहों का क्या करना था, हमें बहिष्कार करना था। जो भी इनके पोस्ट थे, टाइटल्स थे, इन सबको हमें अबैंडन करना था। ठीक है, सारी चीजें हमने जानी। चलिए अब नेक्स्ट आते बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि इनका जो स्प्रेड था, जो विस्तार था भारत में, क्योंकि देखिए गांधी जी ने तो शुरू कर दिया साबरमती से दांडी तक में, अब इसका जो स्प्रेड होगा वो भारत के किन किन क्षेत्रों में होगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में देखिए धरसना है, वहां पे क्या था, कारखाना था नमक बनाने का, अंग्रेजों के द्वारा ही था, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वहीं से नमक बना के लोगों पे हेवी टैक्स इंप्लीमेंट करके बेचा करते थे। तो वहां पे क्या करना था, सॉल्ट रेड करना था, यानी कि छापा करना था, छापा मारना था। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया था, यहाँ पे इसको केंद्र बनाया था कि हम यहीं से शुरुआत करेंगे। लेकिन देखिए क्या होता है कि 5 मई को क्या होता है, गांधी जी अरेस्ट कर लिए जाते हैं। गांधी जी का क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाते हैं गांधी जी। और इसके बाद कौन कमान संभालता है यहाँ पे धरसना वाले जगह पे, तो इसके बाद आपका अब्बास तैयब जी। कौन होते हैं, अब्बास तैयब जी। इन्होंने जो है वो धरसना वाले जगह का, मतलब यहाँ पे फिर से हमें क्या करना है, सत्याग्रह चलाना है। तो अब्बास तैयब जी ने क्या किया, यहाँ पे नेतृत्व करना शुरू किया, किनके साथ, कस्तूरबा गांधी के साथ, जो आपको पता है कि वाइफ है ये महात्मा गांधी की। तो अब्बास तैयब जी जो है वो कस्तूरबा गांधी के साथ यहाँ पे सत्याग्रह चलाते हैं और इनके साथ और 58 सत्याग्रही होते हैं। लेकिन आगे चल के क्या होता है, कुछ ही दिनों बाद अब्बास तैयब जी को भी क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। और फिर आगे कमान संभालती है सरोजनी नायडू और मनीलाल गांधी। ठीक है, और भी कुछ लोग थे। तो इस तरीके से धरसना वाले जगह पे क्या किया जाता है, सॉल्ट जो मार्च था उसको शुरू किया जाता है और सत्याग्रह लॉन्च किया जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं किसकी, बॉम्बे वाले जगह की। तो देखिए बॉम्बे में जो है वो कौन थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। मैंने आप सबसे बात की थी कि कमला देवी चट्टोपाध्याय का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि विमेन का पार्टिसिपेशन किस तरीके से होना चाहिए, किसमें, सिविल डिसोबीडियंस में। ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने डिनाई कर दिया था इसलिए। और देखिए ये पहली महिला थी, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू, क्या किया था इन्होंने, सेल किया था इलीगल सॉल्ट, यानी कि इन्होंने जो बॉम्बे वाला रीजन है वहां पे क्या किया था, इलीगल तरीके से नमक को बेचा था। तो ये पहली महिला थी और इनको देख करके बाकी महिला भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई थी। वैसे ही गुजरात में हमने सरोजनी नायडू के बारे में देख ही लिया। अब चलिए अगर हम तमिलनाडु वाले रीजन की बात करें तो यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे थे आपकी सी राजा गोपालाचारी। कौन थे, सी राजा गोपालाचारी। और इन्होंने सॉल्ट मार्च कहां से कहां तक किया था, कभी कभार आपसे अगर क्वेश्चन टफ हो तो जगह पूछ लिया जाएगा। तो त्रिचिनापल्ली से वेदरण्यम तक। ठीक है, त्रिचिरापल्ली से वेदरण्यम तक इन्होंने क्या किया था, पद यात्रा। जैसे कि गांधी जी ने साबरमती से दांडी किया था, वैसे ही इन्होंने तिरुचिरापल्ली से वेदरण्यम तक पद यात्रा की थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की, ठीक है, तो यहाँ पे कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। और खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि इनको क्या कहा जाता है, इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्रंटियर गांधी। ठीक है, और इन्होंने जो मूवमेंट लॉन्च किया था उसको क्या कहते हैं, खुदाई खिदमतगार। क्या कहते हैं, खुदाई खिदमतगार। ठीक है, या फिर लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट मूवमेंट। ओके, और देखिए गांधी जी, क्योंकि ये भी गांधी जी के मूवमेंट से इंस्पायर, सिविल डिसोबीडियंस से इंस्पायर हुए थे। कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाले रीजन में इन्होंने इस मूवमेंट को चलाया था। और यहाँ के लोग जो ट्राइबल पीपल थे वो गांधी जी को क्या कहते थे, मलंग बाबा कहते थे। क्या कहते थे, मलंग बाबा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं आपसे पूछ लिए जाएंगे कि हाँ खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है, फ्रंटियर गांधी। वैसे ही जो यहाँ के लोग थे वो गांधी जी को क्या बोलते थे, वो क्या बोलते थे, मलंग बाबा। ठीक है, तो ये भी आप बिल्कुल याद रखना। चलिए अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र वाले रीजन की। तो देखिए महाराष्ट्र वाले रीजन में कौन थे, विनोबा भावे थे। कौन थे, विनोबा भावे। ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, उन्होंने यहाँ पे फॉरेस्ट लॉ सत्याग्रह चलाया था। ठीक है, कि क्या करना है, जो जंगल वाला फॉरेस्ट कानून है जो मैंने आप सबसे अभी डिस्कस किया कि वहां के लोगों का क्या था, रिसोर्स, लाइवलीहुड क्या था, जंगल ही था। और वहां पर भी अंग्रेज क्या कर रहे थे, वहां के रिसोर्स को बचाने के नाम पे क्या कर रहे थे, लोगों को वहां का रिसोर्स यूज करने से मना कर रहे थे। इसीलिए महाराष्ट्र वाले रीजन में क्या लगा, फॉरेस्ट लॉ सत्याग्रह लागू किया गया था। चलिए अब असम की बात करते हैं। तो असम में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं
तरुण तरुण राम फूकन। कौन थे? तरुण राम फूकन। ठीक है, इन्होंने जो है वो नो टैक्स कैंपेन चला था, कहाँ पे? फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ही। तो इनका भी कहाँ था? असम में फॉरेस्ट, क्योंकि देखिए ये सब जो है ना वो क्या था, फॉरेस्ट बहुत रीच है यहाँ पे जंगल, तो इसलिए ये सारी जगह पे फॉरेस्ट की बात की जा रही है। चलिए अब हम बंगाल की बात करते हैं। तो बंगाल में किनका किनका रोल रहा? बंगाल में आपका रोल रहा सत्येंद्र नाथ मजूमदार, शरद चंद्र बोस और जे.एम. सेनगुप्ता। ठीक है, और जो जे.एम. सेनगुप्ता थे उन्होंने क्या बनाया था? ऑल बंगाल सिविल डिसोबीडियंस काउंसिल, सिविल डिसोबीडियंस काउंसिल का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे आप देखो कि इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह को लीड किया था, शुरुआत की थी। जो लीकर शॉप्स थे, जो शराब की दुकानें थी, विदेशी शराब की दुकानें, उस पे क्या किया था? धरना दिया था। प्लस में जो भी विदेशी सामान थी उसका क्या किया था? बायकॉट किया था। कहाँ पे? किस रीजन में? कलकत्ता और मिदनापुर वाले रीजन में। ठीक है, तो देखिए एक एक करके हमने सारे क्षेत्र को डिस्कस कर लिया। गुजरात में मैंने आपको बताया कि अब्बास तैयब जी का नाम आ जाएगा, तो इनका नाम आप बिल्कुल याद रखना कि गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद कौन आ जाते हैं? अब्बास तैयब जी। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि गांधी जी के बाद धरसना वाले रीजन में कौन लीड कर रहे थे? तो अब्बास तैयब जी। और जब इनकी भी गिरफ्तारी हो जाती है फिर कौन आती है? सरोजनी नायडू। ओके, चलिए फिर बॉम्बे वाले क्षेत्र में कौन थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, वैसे ही तमिलनाडु में कौन थे? सी राजा गोपालाचारी, और इनका जो क्षेत्र था वो तिरुचिनापल्ली से वेदरण्यम तक था। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर मैंने बताया, ये तो आपको पहले से भी याद ही होगा। खान अब्दुल गफ्फार का टाइटल मैंने बता दिया। यहाँ का जो मूवमेंट था उसको खुदाई खिदमतगार या फिर लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, और गांधी जी को यहाँ के लोग क्या कहते थे? मलंग बाबा कहते थे। चलिए महाराष्ट्र वाले क्षेत्र की बात करें तो विनोबा भावे, और असम में तरुण राम फूकन, बंगाल में आपके जे.एम. सेनगुप्ता। ठीक है, सत्येंद्र नाथ मजूमदार और शरद चंद्र बोस। अगर चलिए बिहार की हम बात करते हैं, कुछ क्षेत्र मैंने यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया है तो मैं आपको एक्स्ट्रा अलग से बता दे रही हूँ। अगर हम बिहार क्षेत्र की बात करें तो बिहार में चौकीदार कर रोको, चौकीदार कर रोको। ठीक है, इस नाम से जो है ये आंदोलन चलाया जा रहा था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मणिपुर की, मणिपुर में कौन था? जदोनांग, जदोनांग मूवमेंट था। ठीक है, देखिए जदोनांग ही थे। आगे चल के ये हम जब ट्राइबल मूवमेंट पढ़ेंगे ना तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे मैं आपको एक ग्लांस दे रही हूँ कि जदोनांग के मतलब वहां पे जदोनांग थे, उनको मतलब वो उनको जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, आगे चल के उनको फांसी दे दिया जाता है, तो इनकी बहन होती है रानी गाइडिलियो, वो कमान संभालती है और वो इस मूवमेंट को आगे ले जाती है, और आगे चल के इनको रानी का उपाधि देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो मैं ज्यादा डिटेल में यहाँ पे आप सबसे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मणिपुर में ये चलाया गया था। ठीक है, वही अगर हम मालाबार रीजन की बात करें तो वहां पे के कलप्पन और के माधवन भी थे। ठीक है, तो आई होप कि मैंने सारी चीजें आपसे डिटेल में डिस्कस कर ली है, और जो जो इंपॉर्टेंट है सब में मैंने स्टार मार्क कर दिया है। तो ये सारे क्षेत्र बिल्कुल याद रखना। इन सब कहीं मतलब ये जो जितने भी क्षेत्र है ना, कि कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पुट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है। अब देखिए इस फेज का जो सिविल डिसोबीडियंस था उसका, इस मूवमेंट का एंड कैसे होता है, समापन कैसे होता है, हम उसके विषय में जानते हैं। तो देखिए गांधी इरविन पैक्ट होता है। मैंने आप सबसे बात की कि क्या होगा आगे चल के, गांधी और इरविन। देखिए इरविन जो था उस समय क्या था? वाइसरॉय था भारत का। ठीक है, और इनके और गांधी जी के बीच में क्या होता है? एक पैक्ट होता है, एक समझौता होता है। क्यों? देखिए सबसे पहले क्या था कि आरटीसी, 3 आरटीसी होगा, उसको भी हम अलग से लेक्चर में देखेंगे। बस मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि 3 आरटीसी होते हैं। इसमें से पहला जो आरटीसी होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें क्या होता है? उसमें ना कांग्रेस जाती है और महात्मा गांधी जी नहीं जाते हैं, और जब गांधी जी नहीं जाएंगे तो कांग्रेस भी नहीं जाएगी। इसकी वजह से क्या होता है कि वहां जो आते हैं ब्रिटेन के लोग, वो बाकी पार्टी के लोग जाते हैं। तो ठीक है, वहां पे ये डिस्कस होता है कि नहीं, हमें गांधी जी को बुलाना है तभी कांग्रेस भी आएगी। ठीक है, इसलिए क्या होता है आगे चल के गांधी इरविन पैक्ट होता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको क्या कर दिया जाता है? उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। अब देखिए फिर से इस मूवमेंट को क्या किया जाएगा? शुरू किया जाएगा, क्योंकि देखिए जब सेकेंड आरटीसी क्या होता है? फेल हो जाता है। फेल नहीं होता है मतलब गांधी जी जो है वहां पे जो बातें डिस्कस होती है उससे अग्री नहीं करते हैं, वो आ जाते हैं और फिर से क्या करते हैं? फिर से ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या करते हैं? फिर से रिज्यूम कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाता है? यहाँ से सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस यहाँ से क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। डन।
तो देखिए इस तरीके से पहला फेज खत्म होता है गांधी इरविन पैक्ट से, और फिर से जब सेकेंड आरटीसी हो जाता है उसके फेलियर के बाद क्या हो जाता है, ये फिर से 1932 में, मैंने आप सबसे बताया था कि जनवरी 1932 में ये शुरू होता है, और कब खत्म होता है, फिर से फाइनली ये कॉल्ड ऑफ हो जाता है 1934 को। ठीक है, तो इस तरीके से इसको फिर से रिज्यूम किया जाता है। अब देखिए आगे चल के क्या होता है, पूना पैक्ट होगा। क्या होगा, पूना पैक्ट 1932 में किसके किसके बीच में होगा, गांधी जी और अंबेडकर, बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में क्या होता है, पूना पैक्ट। उसको भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस अभी मैं छोटा छोटा आपको ग्लांस दे रही हूँ। ठीक है, और जो अंबेडकर थे वो क्या थे, दलितों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो उनके दोनों के बीच में क्या होता है, पूना पैक्ट होता है गांधी और अंबेडकर के बीच में। और देखिए इस तरीके से आगे चल के फाइनली सिविल डिसोबीडियंस को क्या कर दिया जाता है, कॉल्ड ऑफ कर दिया जाता है 1934 में। ठीक है, 1934 में। अब देखिए किस तरीके से इस मूवमेंट का एंड हुआ, ये हमने देख लिया। अब इसका इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ कि वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन हुआ। ठीक है, पूरे भारत में क्या हो गया कि आप देख रहे हो कि मैंने अभी बताया आपको कि भारत के कितने सारे क्षेत्रों में इसका क्या हुआ, विस्तार हुआ था। और उसमें महिलाएं, किसान, स्टूडेंट्स, ठीक है, ट्राइबल्स, हर किसी का अपना अपना योगदान था, और हर कोई मास तौर पे क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। सारे क्षेत्रों के बारे में मैंने आपसे डिटेल में भी डिस्कस किया ही, और ये सब के एक एक पॉइंट आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबको आप बिल्कुल याद रखना। तो देखिए किस तरीके से जो है विमेन का पार्टिसिपेशन रहा। मैंने आप सबसे कमला चट्टोपाध्याय के बारे में भी डिस्कस किया कि उनसे कितनी महिलाएं भी इंस्पायर हुई। उन्होंने क्या किया, धरना दिया था। विदेशी जो शराब की दुकान थी उसके बाहर में विदेशी कपड़ों का भी उन्होंने क्या किया, होली जलाया था। इसी तरीके से स्टूडेंट्स भी थे, उन्होंने कॉलेज को, स्कूल्स का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया था। किसान ने भी क्या कर दिया, लैंड रेवेन्यू टैक्स देने से मना कर दिया। और इस तरीके से सब लोग अपने अपने तबके से लड़ रहे थे। ठीक है, इसी तरीके से देखिए इंडिया को क्या मिला, इंडिया को एक समझ लो कि आप मास तरीके पे इस कानून को तोड़ने का, जो अंग्रेज के अन्यायपूर्ण कानून थे उसको तोड़ने के लिए ये आंदोलन चला। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस। और देखिए जो महात्मा गांधी का जो ये सिविल डिसोबीडियंस, आप ये कह लो कि सत्याग्रह, जो वो ट्रुथ और नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलते थे, उससे बहुत लोग ग्लोबली भी जो लीडर्स थे वो इंस्पायर हुए थे। और एक मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इन्होंने क्या किया था, अमेरिका वाले रीजन में, ठीक है, जब अमेरिकन सिविल राइट्स वॉर चला था उसमें जो है वो गांधी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे, उनके ट्रूथ और नॉन वायलेंस से। इनफैक्ट वो इंडिया भी आते हैं 1959 में, और गांधी जी के जो सत्य के प्रयोग थे, किस तरीके से उन्होंने सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया था, उससे वो पढ़ के इंस्पायर होके जाते हैं, और वो भी वहां पे क्या करते हैं, जाके इंप्लीमेंट करते हैं अपने बहुत सारे कैंपेन्स में। प्लस में आप जो नेल्सन मंडेला था उनका नाम भी तो आप जानते ही हो, कि आगे चल के वो क्या साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। वो भी जो है वो गांधी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे, और साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड यानी कि जो रंग भेद था और बहुत सारी चीजें थी जहाँ वहां के लोगों को बराबरी का हक नहीं दिया जा रहा था, उसके खिलाफ वो आवाज उठाते हैं और किस तरीके से वहां पे लड़ते हैं। तो ये भी क्या थे, ये भी गांधी जी से बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका वाले रीजन पे उन्होंने गांधी जी के चीजों को, जैसे कि ट्रूथ नॉन वायलेंस को क्या किया था, यूज किया था। तो इस तरीके से आगे चल के ये जो सिविल डिसोबीडियंस था उसका फ्यूचर क्या बना, कि फाइनली हमने किसका विद्रोह किया था, हमने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए क्या किया था, उकसाया, और क्विट इंडिया मूवमेंट फिर से लॉन्च किया गया था कब, 1942 में, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस मूवमेंट का एंड कैसे हुआ और इसका इम्पैक्ट, इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या रहा, इन सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया। देखिए ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, नेल्सन मंडेला, ये बस मैंने आप सबको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी गाइज मैंने सारी चीजें आप सबसे डिस्कस कर लिया, ये जो इंडिया में कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ था इस मूवमेंट का, ये सब आप अच्छे से देख लेना। प्लस में इंपॉर्टेंट यही है कि लॉन्च कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कहाँ से कहाँ गांधी जी ने क्षेत्र को कवर किया था, कितने दिन तक, कितना किलोमीटर, कितने लोग थे उनके साथ में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार मार्क कर दिया है। ठीक है, बाकी तो ये बस कहानी थी जो मैंने आप सबसे अभी डिस्कस किया। तो चलिए इससे रिलेटेड अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, महात्मा गांधी स्टार्टेड द फेमस सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती टू दांडी इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इज दांडी। ठीक है, महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया, दांडी गुजरात के किस जिले में है। तो देखिए मैंने आप सबसे बोला था ना पहले ही जब हम डिस्कस कर रहे थे, देखिए यहाँ पे इस स्लाइड में आप देखो कि दांडी का देखो आप पूछ लिया गया है कि दांडी जो है वो गुजरात के किस जिले में। तो देखा आपने कि किस तरीके से जिला भी पूछ लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे आप सबको बताया था, देखिए स्टार मार्क भी कर दिया था, कहाँ पे, नवसरी वाला जिला है, वहीं पे दांडी पड़ता है। ठीक है,
तो बहुत ही आसान सा आप सब कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो बहुत इजीली आप आंसर कर ले जाओगे। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो नवसरी है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो कितना आसान सा था कि दांडी कहाँ पे है, अगर आप ठीक से नहीं पढ़ोगे आप सीधे पढ़ लोगे कि हाँ दांडी, और आप मतलब साबरमती से दांडी, अगर आप नवसरी नहीं जानोगे कि ये दांडी जो है वो कहाँ पे है नवसरी में, तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु लेड द मार्च टू रेड द धरसना सॉल्ट वर्क्स आफ्टर गांधी जी वॉज अरेस्टेड। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद धरसना नमक कारखाने पर छापा मारने के लिए मार्च का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए ये भी हमने पढ़ा था, मैंने आप सबको बताया था कि दो धरसना वाला जो नमक कारखाना था वहां पे छापा मारने के लिए सबसे पहले तो गांधी जी ने क्या किया था, उसको सेंटर बनाया था। फिर आगे चल के क्या होता है, गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं 5 मई को। उसके बाद ये इसको कौन लीड करते हैं, अब्बास तैयब जी लीड करते हैं। किसके साथ मिलकर के, कस्तूरबा गांधी जो कि गांधी जी की क्या है, वाइफ है। और इनके साथ और भी अन्य सत्याग्रही होते हैं, और आगे चल के जो अब्बास तैयब जी होते हैं और उनके साथ 58 सत्याग्रही होते हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर से ये कमान कौन संभालती है, सरोजनी नायडू। तो देखिए ऑप्शन में किसका किसका दिया हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या वो थे, हमने पढ़ा है इनके बारे में, नहीं। मदन मोहन मालवीय, ये भी नहीं पढ़ा है हमने। जवाहरलाल नेहरू, नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, अब्बास तैयब जी। यहाँ पे क्या सरोजनी नायडू का नाम तो नहीं है, अब्बास तैयब जी का नाम है, तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। वैसे भी सरोजनी नायडू जो थी वो बाद में आती है अब्बास तैयब जी के बाद, पहले अब्बास तैयब जी ही आते हैं जब गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, और आई होप कि मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए, बाकी के जो भी क्वेश्चंस होंगे हम पार्ट 2 में करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में बाकी के बचे हुए क्वेश्चन जो सिविल डिसोबीडियंस से रिलेटेड होंगे सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट्स मैंने आप सबको बता दिए हैं, तो आप सब अच्छे से इसको पढ़ लेना, ताकि क्वेश्चन जब हम अगले पार्ट में करेंगे ना तो आपको भी मजा आएगा करने में, ठीक है। और बाकी हमारे चल रहे जो साइंस और स्टैटिक के सीरीज है उसको भी आप देखना ना भूले, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सब कमेंट सेक्शन में भी जरूर पूछना। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।